वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लोगों में ज़बरदस्त रोष है, खासकर मुस्लिम समुदाय में और वक्फ से जुड़े हुए लोगों में। आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जिसकी सोशल मीडिया पर और धरने प्रदर्शन में देश भर में जो चर्चाएं जो चल रही हैं, पिछले दिनों जो ईमेल अभियान भी चला था, तो उसी संदर्भ में हम जो राजस्थान वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं और वर्तमान में बार काउंसिल के मेंबर हैं, सैयद शाहिद हसन साहब। सैयद शाहिद हसन साहब के बारे में एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, क्योंकि बाद में वो शायद छूट जाएगी, कि शाहिद साहब के जो वालिद साहब हैं जस्टिस फारूक साहब, वो राजस्थान हाई कोर्ट में जज रहे हैं, राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं और राजस्थान की गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर भी रहे हैं और सवाई माधोपुर से विधायक भी रहे हैं। और शाहिद साहब के जो बड़े पापा हैं सैयद आबिद साहब, जो राजस्थान वक्फ बोर्ड के पहले चेयरमैन रहे हैं और सवाई माधोपुर से विधायक रहे हैं। यानी आबिद साहब और फारूक साहब दोनों सगे भाई सवाई माधोपुर से विधायक रहे हैं। शाहिद साहब से हम जानना चाहेंगे, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है जिसके अंदर संशोधन है, मोटे मोटे जो 40 संशोधन बताए जा रहे हैं, कि वो अगर लागू हो जाते हैं तो इसमें जो नुकसान है, जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पे और धरने प्रदर्शनों में हो रही हैं। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष की जो नाराज़गी और बहसबाजी के बाद वो जो बिल है वो जेपीसी में चला गया और जेपीसी के अंदर जाकर के अलग अलग लोगों ने अपनी राय भी रखी है, जिसमें राजस्थान का जो डेलीगेशन गया था वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक, उसमें शाहिद साहब भी उस डेलीगेशन में शामिल थे। तो शाहिद साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। तो आप ये जो बताइए कि इसमें जो 40 जैसे मोटे मोटे जो अमेंडमेंट हैं, तो इनके अंदर कौन से ऐसे हैं कि जो नहीं होने चाहिए, जो बहुत ख़तरनाक हैं, ऐसे कौन कौन से हैं? देखिए फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर आपने मेरे से गुफ्तगू करने के लिए आप हाजिर हुए हैं। देखिए, वक्फ से मैं बहुत इमोशनली अटैच रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि राजस्थान वक्फ बोर्ड के जो पहले चेयरमैन थे मरहूम आबिद अली साहब, वो मेरे ताया थे, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, माधोपुर से विधायक रहे। और मेरे वालिद मरहूम जस्टिस फारूक हसन साहब भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। और मैं भी पिछले 3.5-4 साल से वक्फ बोर्ड का इलेक्टेड मेंबर हूँ, बार काउंसिल के मेंबर होने की हैसियत के से। देखिए, जहाँ तक वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है, ये केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया है। उस अमेंडमेंट बिल का देखिए पार्लियामेंट में बड़ा ज़बरदस्त विरोध हुआ और अपोजिशन के मेंबर्स ने उसका ज़बरदस्त विरोध किया और सरकार को मजबूर होकर उस वक्फ अमेंडमेंट बिल को जेपीसी के सामने भेजना पड़ा। और अभी जो है 31 मेंबरों की जेपीसी है और जेपीसी जो है इस मामले की सुनवाई कर रही है और अलग अलग लोगों को जो है स्टेक होल्डर जो वक्फ के हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, उन सबको बुला के उनकी राय ले रही हैं। और उसके बाद में जो है वो जेपीसी जो है अपना मसूदा जो है वो पार्लियामेंट के समक्ष रखेगी और वो कार्रवाई होगी। अब जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, देखिए ऐसा है कि ये इस अमेंडमेंट के ज़रिए सरकार जो है इस वक्फ एक्ट, पुराने वक्फ एक्ट को ही ख़त्म करना चाहती है। देखिए, जो वक्फ एक्ट जो है, वो पहला वक्फ एक्ट जो है 1937 का शरीयत एक्ट था। इसके बाद 1954 में जो है वो पहला वक्फ एक्ट बना देश आज़ाद होने के बाद में। और 54 के वक्फ एक्ट में जो कमियाँ थी, वो कमियाँ 1995 के वक्फ एक्ट में कमियाँ पूरी की गई। तो 1995 का जो वक्फ एक्ट है वो अपने आप में कंप्लीट एक्ट है और उसमें किसी भी तरह की अदला बदली करने की, अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करती कि उसको और किस तरह से बेहतर तरीके से उस वक्फ एक्ट को आप अंजाम दे सकते हैं और किस तरह से उस वक्फ एक्ट, पुराने एक्ट के ज़रिए से किस तरह से बेहतर तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब वक्फ एक्ट में आती। लेकिन जो वक्फ एक्ट जो है उसको कम्प्लीटली पूरी तरह से ही ये सरकार बदलने की तैयारी कर रही है। ये वक्फ के लिए बहुत नुकसानदेह। अब जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, देखिए ऐसा है कि जो पुराना वक्फ एक्ट है वक्फ 1995 का, उसमें 113 सेक्शंस हैं। अब उन 113 सेक्शंस में से ये जो सरकार है ये 41 सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट लेके आई है। अब शुरुआती उन्होंने जो है वक्फ एक्ट का नाम ही इन्होंने बदल दिया। अब पहले जो है ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब इन्होंने इस वक्फ एक्ट का जो नाम बदल के वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको इन्होंने जोड़ दिया, जबकि इसकी कतई ज़रूरत नहीं थी। वक्फ अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ड है
उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। और ये एम्पावरमेंट, मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, डेवलपमेंट वर्ड जोड़ के इसको पब्लिक को कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं और इसमें बदलाव करना चाहते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है, देखिए ऐसा है कि इसके बाद में ये एक बात आती है कि वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ का मतलब जो है वो सेक्शन 3 के अंदर जो वक्फ की डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन को ही ये बदल रहे हैं। ये जो दिखाने की कोशिश कीजिए आप, ये 95 का जो एक्ट है जिसमें 2013 में संशोधन हुआ था वो है ये। और इसकी रूह को पूरी तरह इसमें जो 41 संशोधन सरकार ने रखे हैं, जो ये है इसका नाम वगैरह जैसा आप कह रहे हैं सब उसमें बदल दिया है। तो ये जो पूरा का पूरा बदल दिया है इसके अंदर, ये अगर पास होता है तो इसके अंदर पहला क्रमवाई जैसा कौन सा नुकसान है, कौन से बिंदु से है, जो बिंदु नहीं होना चाहिए था, उस बिंदु की वजह से पूरा जो वक्फ है वो होना न होना, यानी एक तरह का सरकारी कब्जा हो जाएगा या वक्फ के मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी, ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं? देखिए ऐसा है, आपने सही सवाल किया। देखिए ऐसा है कि इन्होंने पहली बात तो वक्फ का नाम ही एक्ट का नाम बदल दिया। इसके बाद में वक्फ का क्या मतलब है, वक्फ का क्या मीनिंग है, वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, उसी को ही चेंज कर दिया उन्होंने। डेफिनेशन बदल दी, डेफिनेशन थी, वक्फ की डेफिनेशन ही बदल दी। वक्फ की डेफिनेशन पहले ये थी कि वक्फ मीन्स ए परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन of any movable and immovable property for any purpose recognized by the Muslim law as pious, religious और charitable। तो जी देखिए ऐसा है, पहले डेफिनेशन ये थी। अब ये नई डेफिनेशन वक्फ की क्या लेके आ रहे हैं कि इन्होंने ये वर्ड जोड़ दिया एनी पर्सन के बाद में, एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, द वर्ड एनी पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। मतलब पहले तो ये था कि कोई भी आदमी वक्फ कर सकता है अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिलीजियस पर्पज़ के लिए, पायस पर्पज़ के लिए। अब वो प्रॉपर्टी जो वक्फ करेगा वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब इन्होंने उसको वक्फ का मतलब क्या चेंज किया कि वो आदमी वक्फ कर सकता है कि जो पिछले 5 साल से मुसलमान हो। इसका मतलब ये हुआ कि गैर मुस्लिम कोई वक्फ ही नहीं कर सकता। गैर मुस्लिम अगर ये चाहे कि मैं मुसलमानों को किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए या किसी पायर पर्पज़ के लिए या किसी खैरात और चीज़ के लिए अगर मैं कुछ चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करूँ तो वो नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट अगर जैसे कोई चीज़ दे, जैसे कब्रिस्तान खास तौर से गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, तो क्या फिर गवर्नमेंट अब नहीं दे पाएगी इसमें, इस एक्ट के हिसाब से? तो हाँ देखिए ऐसा है, अब जब ये वक्फ की डेफिनेशन ही चेंज कर रहे हैं कि वो वक्फ वो आदमी कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान हो। अब अगर सरकार कोई प्रॉपर्टी वक्फ को देना चाहे तो वो नहीं दे सकती, क्योंकि वो इस डेफिनेशन के खिलाफ हो जाए बात हो जाएगी, तो सरकार भी दे ही नहीं पाएगी अगर ये एक्ट लागू हो गए तो। देखिए दूसरा जो मेन बात जो है वो है वक्फ बाय यूज़र। जो सेक्शन 3RI जो है वो है, उसमें पहले क्या था कि वक्फ बाय यूज़र क्या है कि वो प्रॉपर्टी कोई वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो बाय यूज़ से वक्फ हो जाती है। देखिए ऐसा है कि कोई मस्जिद है, उस मस्जिद में पिछले 100 साल से, 200 साल से, 50 साल से नमाज़ पढ़ी जा रही है, तो वो यूज़ करने से वो वक्फ है। वो उसका वक्फ में रजिस्ट्रेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। तो वक्फ बाय यूज़र, अब इन्होंने क्या किया कि जो इस सेक्शन 3R1 जो था जिसमें वक्फ बाय यूज़र है, उस वक्फ बाय यूज़र को डिलीट ही कर दिया कि कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करने से वक्फ नहीं होगी। तो अब ये दिक्कत क्या है कि अब जैसे हम जब JPC की मीटिंग में गए थे, वहाँ पे ये बात चल रही थी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक सवाल उठाया था कि यूपी के अंदर 1,20,000 वक्फ हैं, 1,20,000 वक्फ हैं। उनमें से 80% वक्फ जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। 80% जो वक्फ हैं वो बाय यूज़र हैं। तो जब वह बाय यूज़र हैं वक्फ वो, तो वो क्या है कि वो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसलिए यूज़र हैं। अब ऐसा है कि कोई दरगाह है, दरगाह में लोग यूज़ करते हैं, उसमें जाते हैं, तफाते पढ़ते हैं, वो दरगाह है इसलिए वो वक्फ है। कब्रिस्तान है, वहाँ मुर्दे दफन होते हैं, कब्रिस्तान में मुर्दे दफन हो रहे हैं इसलिए वो वक्फ है। मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं इसलिए वो वक्फ है। अब ये कि अगर वो कब्रिस्तान, दरगाह या मस्जिद अगर वो दर्ज नहीं है तो वो बाई यूज़ से वक्फ नहीं होगी। तो इसलिए बहुत बड़ा बदलाव जो है ये चाहते हैं और इस वक्फ बाई यूज़र वर्ड को ही ये ख़त्म कर रहे हैं, डिलीट ही कर रहे हैं उस एक्ट के अंदर। तो इससे क्या है कि बहुत बड़ा नुकसान जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को होगा और 80% प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ से बाहर हो जाएंगी, ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगी। हाँ वो बाहर हो जाएंगी। वक्फ बाय यूज़र है, वो वक्फ में दर्ज नहीं है, वो वक्फ में दर्ज नहीं है तो वक्फ बाय यूज़र से जो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कहलाएगी। क्योंकि अगर यूज़ भी कर रहे हो आप ठीक है, वो वक्फ नहीं कहलाएगी, वो आप यूज़ करते रहो। कब्ज़ा सत्ता झगड़ा झूठे वाली बात होगी, जिसका कब्ज़ा, जिसकी लाठी उसकी बहस चलती रहेगी। अगर किसी और ने कब्ज़ा कर लिया तो वो कहेंगे साहब आपकी तो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए आपकी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। सरकार कब्जा कर लेगी कि आपकी प्रॉपर्टी तो वक्फ में दर्ज नहीं है इसलिए आपकी ये दर्ज नहीं है या अपनी वक्फ नहीं मानते। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ी बात जो है ये वक्फ पर यूज़र से होने वाली है और इस प्रोसेस को ये जो सरकार ख़त्म कर रही है वो बहुत ही गलत है।
अच्छा, इसमें जो मेंबर बनने का है कि पहले बाध्यता ये थी कि मुस्लिम ही मेंबर बनेंगे, मुस्लिम ही चेयरमैन बनेगा, सीईओ भी मुस्लिम होगा, तो उसमें भी क्या कुछ चेंज कर दिया गया? देखिए ऐसा है कि पहले कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड सेक्शन 14 जो है उसमें बोर्ड किस तरह से बनेगा वो उसमें दिया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड के अंदर जो राजस्थान वक्फ बोर्ड है उसमें 9 मेंबर होते हैं। एक मेंबर जो है एमपी होता है, एक मेंबर एमएलए होता, इलेक्टेड एमपी एमएलए, और एक इलेक्टेड बार काउंसिलर। 3 इलेक्टेड मेंबर ये होते हैं और 2 इलेक्टेड मुतवल्लीज होते हैं। तो ये चारों मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम बार काउंसिलर, मुस्लिम मुतवल्ली, सारा स्ट्रक्चर मुस्लिम था पहले सब सारा स्ट्रक्चर मुस्लिम था। और 2 मुस्लिम जो है विद्वान, मुस्लिम स्कॉलर जो है वो होते थे। अब क्या है कि देखिए ऐसा है कि इन्होंने मुस्लिम वर्ड को इन्होंने हटा दिया। एमएलए से मुस्लिम वर्ड हटा रहे हैं, एमपी से मुस्लिम वर्ड हटा रहे हैं, बार काउंसिलर से मुस्लिम वर्ड हटा रहे हैं। जब ये तीनों से मुस्लिम वर्ड हटा रहे हैं, मतलब तो अगर मान लीजिए कि एमएलए हैं, आपका बार काउंसिल का जो चेयरमैन या मेंबर है, या सोशल वर्कर कोटे से हैं, यानी कोई भी जैसे मान लो गैर मुस्लिम मेंबर बनते हैं, तो उनमें से अगर मान लो चुनाव करवाया जाए तो कोई गैर मुस्लिम चेयरमैन भी बन सकता है। देखिए ऐसा है कि जब गैर मुस्लिम एमपी, एमएलए, बार काउंसिलर और जो है सोशल वेलफेयर कोटे से अगर गैर मुस्लिम आ जाएगा, क्योंकि उसने मुस्लिम वोट हटा दिया है, तो जब हटा दिया है तो इसमें मेजोरिटी जो है वो जो है गैर मुस्लिमों की हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने कहा है साहब कंपलसरी 2 गैर मुस्लिम भी नॉमिनेट सरकार करेगी। तो अब ये कि इलेक्टेड मेंबर भी गैर मुस्लिम आ गए और जो है वो नॉमिनेट भी सरकार कर देगी। तो जब कर देगी तो मेजोरिटी जो है गैर मुस्लिमों की जाएगी, तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर वो गैर मुस्लिमों का बोर्ड हो जाएगा और गैर मुस्लिम ही उसमें से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है। जबकि गैर मुस्लिम मेंबर तो बन सकता है लेकिन वो वक्फ नहीं कर सकता। देखिए ऐसा है कि इन्होंने जब चेंज कर दिया, वक्फ की डेफिनेशन चेंज कर दी कि मुस्लिम प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर द लास्ट 5 ईयर, जो 5 साल से मुसलमान है वही वक्फ कर सकता है। तो जब वो तो वक्फ नहीं कर सकता, गैर मुस्लिम वक्फ तो नहीं कर सकता, लेकिन मेंबर ज़रूर बन सकता है। तो एक तरफ तो ये अब सरकार का जो स्टैंड है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है कि एक तरफ तो गैर मुस्लिम को कह रहे हैं कि वो वक्फ नहीं कर सकता, दूसरी तरफ कह रहे हैं गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का चेयरमैन तक तो बन सकता है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाली है। क्या ऐसा स्पष्टता से लिखा हुआ है कि 2 जो मेंबर हैं वो गैर मुस्लिम बनेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो नया अमेंडमेंट आया है, देखिए मैं आपको वो अमेंडमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड जो है उसके अंदर देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि उसमें दो गैर मुस्लिमों का होना बहुत जरूरी। द बोर्ड ये इसमें लिखा हुआ है, provided that 2 members of the board appointed under clause C shall be women, provided further that 2 of the total members of the board appointed under this section shall be non-Muslims। मतलब इन सब के अंदर 2 गैर मुस्लिम भी मेंबर होंगे। तो जब गैर मुस्लिम मेंबर किसी भी कोटे से हों, किसी भी कोटे से हों, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि अब जब आपने एमएलए, एमपी, बार काउंसिलर से मुस्लिम हटा दिया तो गैर मुस्लिम बनेगा वो तो। क्योंकि ये जो अपना जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है या चर्च का मामला है या किसी और रिलीजन का मामला है, उसमें जो सरकार ने कोई विधि विधान बना रखा, आप तो सीनियर एडवोकेट में है राजस्थान हाई कोर्ट के, तो उनमें भी कई ऐसा प्रावधान है क्या कि वो सिख के अलावा, ईसाई के अलावा, हिंदू के अलावा देवस्थान विभाग में ऐसे कोई आ सकता है, ऐसा कोई कहीं है? देखिए ऐसा है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, उसमें जो है कोई गैर सरदार जो है, गैर सिख जो है वो मेंबर नहीं हो सकता। इसी तरह से जितने भी शरीयन बोर्ड हैं, मतलब मंदिर के जितने भी बोर्ड हैं, देवस्थान के जितने बोर्ड हैं, जिसी तरह से आप ले लीजिए जैसे आपका वैष्णो देवी का बोर्ड है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हिंदू ही मेंबर होगा, उसमें मुसलमान कोई मेंबर नहीं बन सकता। जब एक तरफ से आपने पाबंदी लगा रखी कि मुसलमान किसी और दूसरे इदारे के अंदर, किसी मंदिर ट्रस्ट के अंदर और किसी बोर्ड के अंदर, जो देवस्थान बोर्ड के अंदर कहीं भी मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन इस बोर्ड के अंदर आप ये कह रहे हो कि साथ 2 गैर मुस्लिम भी मेंबर कंपलसरी होंगे, तो ये गलत है। देखिए ये मुसलमानों का जो मामला है, मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है, वक्फ जो होती है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी मानी जाती है। अल्लाह की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का जो राइट है वो मुसलमान धर्म इस्लाम मानने वाला आदमी है, उसी को होना चाहिए। तो ऐसा है कि ये जो चीज़ वो सरकार जो करने वाली है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसमें जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ का कोर्ट है वक्फ के अंदर ही, तो उसको पहले हाई कोर्ट अपॉइंट करता था, एक अधिकारी और एक इसमें जो एडवोकेट सीनियर, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट और हाई कोर्ट जो अपॉइंट करते थे। अब उसमें क्या चेंज कर दिया है कि मतलब अपील करने के लिए भी कहाँ डायरेक्ट हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में, इसमें क्या कर दिया ना? देखिए ऐसा है कि इसमें वक्फ के मामले के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इस एक्ट में 95 के एक्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल बनाई गई थी। वक्फ ट्रिब्यूनल में जो है एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और 2 मेंबर होते हैं।
एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट जज, सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का एक आदमी होता है, और एक मेंबर्स के अंदर एक मुस्लिम लॉ जानने वाला, मुस्लिम मामला को जानने वाला एक मेंबर होता है, और एक मेंबर जो है एक RS ऑफिसर, RS अधिकारी होता है। तो तीन लोगों की जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है। अब जो नया एक्ट लेके आए हैं उसके अंदर इन्होंने ये कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो 65 साल की उम्र तक का डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को जो है वो एक तो चेयरमैन इसका बनाएंगे, दूसरा जो है मुस्लिम लॉ जानने वाला है उसको पोस्ट ख़त्म करके इन्होंने सिर्फ एक RS ऑफिसर का एक मेंबर किया है। तो 2 मेंबर की एक ट्रिब्यूनल कर दी, 3 मेंबर के बजाय 2 मेंबर की ट्रिब्यूनल कर दी, और एक मुस्लिम लॉ का जानकार को वहाँ से हटा दिया। तो इससे क्या है कि वक्फ को नुकसान होने वाला है। अच्छा, अपील के अंदर से जो एक चीज़ है कि जैसे गैर मुस्लिम का कोई विवाद है तो ट्रिब्यूनल की बजाय डायरेक्ट कोर्ट के अंदर जाए या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास जाए, ये क्या मामला है इसमें? देखिए ऐसा है कि इन्होंने जो पावर्स दिए हैं वो वक्फ को रजिस्ट्रेशन के पावर जो है पहले वो वक्फ बोर्ड के थे, और जो है वो सर्वे कमिश्नर होता था, सर्वे कमिश्नर जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करता था, वक्फ में दर्ज करता था। अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो सर्वे कमिश्नर के और वक्फ बोर्ड के जो पावर्स हैं ये कलेक्टर को दे दिए कि कलेक्टर ही जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी को देखेगा और रजिस्टर करेगा, और वो प्रॉपर्टी कोई वक्फ है या नहीं है उसका फैसला वो कलेक्टर करेगा। तो देखिए कलेक्टर का अधिकार देना वो गलत है, जबकि वक्फ बोर्ड वहाँ पे है, वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे, वक्फ बोर्ड का अपनी वो चीज़ है। तो ऐसा है कि वक्फ बोर्ड को अधिकार को कलेक्टर को देना वो सरासर तौर पे गलत है। इसी के अलावा आप देखेंगे कि जो पहले सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है, अब कलेक्टर पर इतना टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का सर्वे करे और वो बताए कि वह प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो जो सर्वे कमिश्नर के जो पावर्स थे वो कलेक्टर को देना जो है वो गलत है। जी, ये जो अगर एक्ट अगर पास होता है ऐसे कैसे हूबहू, यानी JPC भी मान लीजिए इसमें कुछ संशोधन करके ऐसे कैसे रखेगी पार्लियामेंट में, ये पास हो जाता है, तो आप तो एक सीनियर एडवोकेट हैं, क्या ये जैसा कि सब कह रहे हैं कि ये संविधान की रूह के खिलाफ है, संविधान के बिल्कुल एक विपरीत एक्ट लेके आई है गवर्नमेंट, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जाके अटक सकता है? देखिए ऐसा है कि भारत का जो कोई भी देश जो है वो संविधान के अनुसार चलता है। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। इसमें संविधान के अंदर जो है फंडामेंटल राइट जो है अपने सिटीजन्स के दिए हुए हैं। तो इसमें जो है आर्टिकल 15 जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हर एक आदमी को धर्म की स्वतंत्रता है, क्योंकि संविधान के अनुसार जो है एक भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश में हर एक इंसान को अपने अपने धर्म की पालना करने की स्वतंत्रता है। तो ये राइट जो है संविधान के आर्टिकल 25 के अंदर दिया हुआ है। इसी तरह से आर्टिकल 26 में ये दिया हुआ है कि हर एक आदमी को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म के अफेयर्स को, अपने धर्म के मामलात को अपने धर्म के अनुसार मैनेज करने का उसको अधिकार है। अब ये जो वक्फ के मामलात हैं वो मुसलमानों का उसको आर्टिकल 26 में अधिकार है कि ये अपने मामलात को ये मैनेज करें। अब अगर ये वक्फ ये जो अमेंडमेंट का सरकार करने जा रही है, अगर ये आर्टिकल 25 और 26 का ये वायलेशन करते हैं तो ये संविधान का उल्लंघन है। हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, उनका ये जो उल्लंघन करने जा रहे हैं। तो ये जो संविधान की जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है। ये जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं ये संविधान की बेसिक प्रिंसिपल जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ जो मैनेजिंग ओन अफेयर्स, वो उसके खिलाफ है। इसलिए हम ये कहते हैं कि साहब ये जो अमेंडमेंट है ये संविधान के खिलाफ नहीं। अगर ये लागू होता है, कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या उम्मीद है ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के इन आर्टिकल और बिंदुओं के आधार पर इसको रोक सकता है? देखिए ऐसा है कि संविधान जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का रक्षक है। अगर संविधान के फंडामेंटल राइट जो संविधान में दिए हुए हैं उनका कोई वायलेशन होता है, और अगर कोई एक्ट उस संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, वो जो कोई कानून बनता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को क्वेश्चन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू का किसी भी एक्ट का एक जुडिशियल रिव्यू होता है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और ये कह सकती है कि साहब ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ है, और उसको वो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है। ये थे शाहिद हसन साहब, जिन्होंने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है जो सरकार लेके आई है, JPC के अंदर अभी है चर्चा के अंदर, तो उसके ऊपर हर नुक्ते पे, हर बिंदु पे जो इम्पोर्टेंट है इसमें अपनी बात रखी है, बताया है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये पास होगा तो पार्लियामेंट में बहुमत से होगा। अभी सरकार के पास इतना स्पष्ट बहुमत दोनों सदनों में नहीं है, तो विपक्षी दलों का सहयोग नहीं होगा तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। साथ ही जो सरकार के जो सहयोगी दल हैं, चाहे TDP हैं, JDU हैं और अन्य पार्टियां हैं, वो भी इस अमेंडमेंट से खुश नहीं हैं। तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये बिल पास हो जाएगा।
लेकिन फिर भी अगर कोई पास होता है तो ये उम्मीद वकील साहब ने बताई है अलग अलग आर्टिकल संविधान के बता करके कि सुप्रीम कोर्ट उनका रक्षक है संविधान का, और संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल गवर्नमेंट पास करती है, कानून बनाती है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उम्मीद है न्याय संविधान के बिंदुओं के आधार पर मिलेगा और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।